हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अब एजुकेशन गाइड में। दोस्तों, ऑब्व्यू आज का जो सब्जेक्ट है, हमने इस वीडियो में ऑब्व्यू मैट्रिक्स के बारे में आप तो जानते होंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था ऑब्व्यू उसके कोटि और उसके अवयव के बारे में। आप लोगों को कोटि उसके अवयव को ज्ञात करने का उसके संपूर्ण फार्मूला और उसके विधि को भी बताया था। अब अच्छी तरह से आप समझ भी गए होंगे। दोस्तों, ये प्रश्नावली 3.1 का यानी प्रश्न है। तो ये प्रश्न वो उसी में का चल रहा है, उसी चैप्टर में का चल रहा है। इसमें आता है समान ऑब्व्यू। अब दोस्तों, समान ऑब्व्यू होता क्या है? अब देखो, समान ऑब्व्यू क्या होता है? हम समान ऑब्व्यू किसे कहते हैं? दोस्तों, समान ऑब्व्यू तब होगा जिसके अवयव और कोटि समान हो। जिसके अवयव और कोटि समान हो वो समान ऑब्व्यू कहलाता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे जो होती है रैखिक समीकरण की जो सवांगें होती है, उस पे भी हम आसानी से कर सकते हैं। जो आप रैखिक समीकरण की सवांगें उससे हल करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स से आप आसानी से बहुत सरल तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक ना? इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये समान ऑब्व्यू होता क्या है। दोस्तों, जिसके अवयव तो जानते ही होगे ना। तो अवयव और उसकी कोटि अगर समान हो तो वो समान ऑब्व्यू कहलाता है। लिखेंगे, जिस ऑब्व्यू के कोटि और अवयव समान हो, समान ऑब्व्यू कहलाते हैं। समान ऑब्व्यू कहलाते हैं। ठीक ना? अब ये कैसे समान होगा, चलिए देखते हैं। जैसे हमने कह दिया ए बी सी डी, ठीक है ना? इसमें कितने लाइन है? 2 लाइन है और 2 क्या है? स्तंभ है। ठीक है। अब उसके बाद आता है कोई अंक गिनो, 4 5 7 3। ये कितना हो गया? 2 गुणे 2। अब दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें क्या, जिस ऑब्व्यू के कोटि क्या है? यही कोटि है ना। ये देखो कोटि है, ये कोटि समान है कि नहीं समान है? कोटि समान हो और उसके अवयव समान हो। अवयव देखो 1 2 3 4, ये कितने हैं? 1 2 3 4 समान हो तो क्या कहलाते हैं? समान ऑब्व्यू कहलाते हैं। दोस्तों, अगर ये समान होगा तो इसके अवयव भी समान होंगे। इसका मतलब ए के बराबर कितना है? 4। ए के बराबर 4 होगा। बी के बराबर कितना होगा? बी के बराबर कितना होगा? 5। ठीक ना? सी के बराबर कितना होगा? 7। डी के बराबर कितना होगा? 3। दोस्तों, अगर समान है तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आप ही बताओ, होंगे ना? तो यहाँ पे समान है। अब दोस्तों, इस पे कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमारे पास अवयव दिए हैं, हमारे पास तो कितना है? ऑब्व्यू दिया गया है। तो कितना है? x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई, एक हो गया। उसके बाद दिया है बराबर है, समान है 6 2 5 8। ठीक ना? बराबर है। ठीक ना? तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, ये हमारे पास दिया हुआ है, दोनों सेम है, यानी क्या है? समान ऑब्व्यू है। तो हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। बताओ, आप सोचो कि कैसे ज्ञात करोगे? सोच लिए?
नहीं पता है ना, तो सबसे पहले आपको अभी बताया हूँ, तो अभी तो बताया हूँ कि जो ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, 5 प्लस जेड 5 के बराबर होगा, एक्स वाई 8 के बराबर होगा, है कि नहीं। तब यहाँ पे लिखो x प्लस वाई, तो हंग करेंगे, हंग x प्लस वाई इजकल टू कितना है 6, समीकरण 1 मान लो। अब देखो 2 के बराबर 2 है तो कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। उसके बाद 5 प्लस जेड, यहाँ पे 5 प्लस जेड इजकल टू कितना है 5, तो जेड बराबर कितना होगा, जेड बराबर 5 माइनस 5 कितना होगा 0, बराबर कितना होगा 0 आ जाएगा, जेड का मान तो 0 आ गया। अब उसके बाद आता है एक्स वाई, यहाँ पे देखिए एक्स वाई बराबर कितना है 8 है, यहाँ पे देखो 8 है, एक्स वाई बराबर का समीकरण ये हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। हमारे पास 2 समीकरण मिल गया है, ठीक ना, हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब इन्हीं समीकरण से हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों 2 समीकरण हमारे पास है, तो आप चाहे तो समीकरण 1 से भी हल कर सकते हैं, चाहे 2 से भी हल कर सकते हैं। अगर हमें x का मान निकालना है तो x बराबर 6 माइनस वाई उधर चला जाएगा तो y हो जाएगा। अगर इससे निकालते हो तो x बराबर निकालते हो तो y उधर चला जाएगा तो क्या होगा, इधर गुणा तो उधर भाग हो जाएगा। आप जिससे भी निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, ठीक ना। मैं समीकरण 1 से निकालता हूँ, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या है x प्लस वाई इजकल टू क्या है 6। तो अब x बराबर क्या होगा, x बराबर 6 माइनस वाई, ठीक ना। अब x का मान कहाँ पर रखोगे, समीकरण 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखोगे तभी ना मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में क्या है, तो एक्स वाई इजकल टू 8 है। तो यहाँ पे x के बराबर क्या है, x के बराबर हमारा 6 माइनस वाई है, तो यहाँ पे लिखोगे 6 माइनस वाई, ए वाई 6 माइनस वाई, ये क्या है y गुणे वाई इजकल टू 8। अब यहाँ पे देखो, अब y का गुणा कर दो, यहाँ पे करोगे तो कितना होगा 6y माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इन सभी को उधर लेके जाओ, बराबर के उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, ए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। या 8 कोई भी इधर भी ला सकते हो, ये 8 है इधर प्लस इधर माइनस भी हो सकता है, आपकी जो इच्छा करे वो कर दो। हम क्या करते हैं, इधर का उधर करते हैं, ठीक ना। ये 6y ये सबको 8 की तरफ ले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y पे वाई स्क्वायर हो गया, ये क्या है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 6y हो गया, ये 8 क्या है प्लस है तो इधर तो प्लस हो गया, यहाँ पे कितना 0 हो गया, ठीक है। या लिख सकते हैं y पे स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इजकल टू 0। अब दोस्तों गुणनखंड विधि से आप इसको लगा सकते हो ना, आसानी से लगा सकते हो। 8 का करोगे तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी हमको 6 आना है तो 4 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक ना। तो y पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की जगह पर माइनस रखो, यहाँ पे कितना 4y माइनस, क्योंकि ये प्लस करना है ना तो माइनस है तो माइनस 2y होगा प्लस 8 होगा इजकल टू 0। 2 का जोड़ा बना देते हैं तो y कॉमन हो गया तो y माइनस 4 हो गया, तो यहाँ पे माइनस 2 हो गया, माइनस 2 तो y माइनस 4 हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, y माइनस 2 तो y माइनस 4 इजकल टू 0, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो y माइनस 2 इजकल टू 0, y माइनस 4 इजकल टू 0, तो यहाँ पे कितना होगा, y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो पक्षांतर को 2 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, तो y बराबर कितना 2 हो गया, ये y बराबर 4 हो गया, y का मान 2 और 4 आ गया। इसी तरह x का भी मान निकाल लो,
अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारा क्या है, x प्लस y इक्वल टू 6 है। तो x में y का मान रखो, पहले 2 रखो, तो यहाँ पर y का मान 2 रखोगे तो x प्लस 2 बराबर 6। तो x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, x बराबर 4। अब देखो, अब यहाँ पे कितना x, अब y का मान 2 रखे हूँ, y का मान 4 भी रखो, तो y का मान 4 रखने पर तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर कितना हो गया, 2। अब दोनों का मान कितना हो गया, x y z का मान हो गया हमारे पास, यहाँ पे कितना x बराबर हो गया, x बराबर 2 4, 2 भी मिल गया और 4 भी मिल गया, x 4, y बराबर कितना हो गया, 2 4, इसका भी हो गया, और z बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। यही तो पूछा था कि x y z का मान ज्ञात करना। ठीक है, समझ में आ गया ना, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा का क्वेश्चन है, यदि समान आव्यूह, ये दोनों क्या है, समान आव्यूह है, x प्लस वाई जेड, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, दोनों समान है, कितने हैं, 9 5 4, 9 5 7 हैं। तो क्या करें, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, समीकरण हमारा बनेगा एक्स वाई प्लस जेड बराबर कितना, 9 है, वाई एक्स प्लस जेड बराबर 5 है, वाई प्लस जेड बराबर 7 है। ठीक है, क्या करोगे, समीकरण बनाओगे सभी का। तो यहाँ पर देखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है, 9, क्योंकि ये इसके बराबर होगा। अब देखो एक्स प्लस जेड बराबर कितना है, 5 हो गया। अब वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 7 है। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी का मान ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों हमारे पास देखो x प्लस जेड है, यहाँ पर देखो x प्लस जेड हमारा कितना है, 5 रख दिया, x प्लस जेड, यहाँ पे देखो प्लस है ना, तो x प्लस जेड, तो इतना बराबर 5 हो गया। तो बचा y, तो 5 प्लस y बराबर कितना, 9 आ गया। तो y बराबर 9 में से 5 गया, 4 आ जाएगा। y का मान आ गया। जब y का मान आ गया तो y में इसमें रख दो, तो इसमें रखोगे तो z का मान आ जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा। तब z का मान आ गया तो इसमें रख दो, x का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आशा करते हैं लगाओगे। तो लगाओगे तो एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट्स में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक ना, अब हंग करके इसका आंसर बता देना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं हम, यानी मज़ा, जो सवाल पे मज़ा आने वाला है, यानी ऐसे प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे जैसे अब इसके बाद हमें जोड़ घटाना गुणा भाग यानी बढ़ते जाएंगे, यानी हमें सवाल जो है टफ होता जाएगा। अब दोस्तों देखिए आव्यूह के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह कितने प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पे आता है, फर्स्ट पे स्तंभ आव्यूह। ठीक है ना, हमारा फर्स्ट पे क्या आता है, स्तंभ आव्यूह। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पे क्या आता है, स्तंभ। अब दोस्तों देखिए स्तंभ आव्यूह, ये क्या, स्तंभ आव्यूह क्या होता है, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। पंक्ति चाहे जितनी भी हो, ये जो लाइन हो कितने भी हो, लेकिन स्तंभ कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति कितनी भी हो, केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति कितनी भी हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है।
का अंग आता है, ठीक है ना। अब देखो जिसमें एक ही स्तंभ हो, जैसे हमारा हो गया ए हो गया, जैसे स्तंभ तो एक ही है, यहाँ पर देखो 2 हो गया, 4 हो गया। स्तंभ हमारा एक है, जबकि पंक्ति कितनी है, 1 2 पंक्ति हो गई। जैसे हो गया 3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना है, 3 पंक्तियाँ हैं, जबकि स्तंभ कितने हैं, 1 है, ठीक है ना। अगर ऐसे हो तो क्या अंग आता है, स्तंभ आव्यूह का अंग आता है। सेकेंड पे आता है पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह का अंग आता है, पंक्ति आव्यूह का अंग आता है, ठीक ना। जिस आव्यूह में जैसे कितनी पंक्ति हो, सिर्फ एक ही पंक्ति हो, जैसे हो गया 3 2 4 7, ठीक है ना। स्तंभ कितने भी हो, लेकिन पंक्ति एक ही होनी चाहिए। और हो गया 1 7 8 9, ठीक है, एक ही पंक्ति है ना, एक ही पंक्ति। स्तंभ कितने हैं, 4 स्तंभ है, लेकिन पंक्ति एक होने चाहिए, तो पंक्ति आव्यूह का अंग आता है, ठीक ना। आप तो समझ गए होंगे। अब पंक्ति में निश्चित क्या है, हमारा पंक्ति निश्चित है, तो पंक्ति एक ही होनी चाहिए, एक गुणे इसको कोई भी नाम दे दो, यम जो भी दे दो, यन दे दिया, ठीक ना। ये हमारे तो निश्चित है कि एक ही होना चाहिए, और एक कितने भी होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितने भी हो। इसी तरह क्या, एक गुणे यन, ठीक है। अब एक कितना है इसमें के आप पंक्ति कितनी है, पंक्ति 2 है, लेकिन कांगम कितने हैं, 1 है। तो कांगम तो हमें पता है, तो इसका मतलब यम गुणे 1 कर देंगे, क्योंकि ये नहीं पता है, ये तो पंक्ति कितनी भी हो सकती है ना, इसलिए यहाँ पर यम गुणे 1 कर देंगे। अब तीसरे नंबर पे आता है वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों वर्ग आव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह का अंग आता है। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह का अंग आता है। अब जैसे ए बी कॉमन नहीं रहता है, ए बी सी, एक्स वाई जेड, ठीक ना। 3 4 5, यहाँ पर ई एफ जी, यहाँ पर 1 6 7 9 0 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें देखिए
तो कितना है क्या, 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो 3 गुणे 3 हो गया, और ये कितना होगा, 3 गुणे 3 हो गया, 3 गुणे 3। अब देखो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है कि नहीं, दोनों में समान है, तो इसलिए ये क्या वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर A B C D 2 4 6 8, ठीक है, ये 2 2 का है, तो 2 गुणे 2 हो गया, ये 2 गुणे 2 हो गया। ये कोटि से पता चल जाएगा कि वो समान है कि नहीं समान है। ठीक है ना, ये वर्ग आव्यूह कौन कहलाता है, जिसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों सेम हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब चौथे नंबर पे आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, अब चौथे नंबर पे आता है अब विकर्ण आव्यूह। तो ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक ना, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा, जिसमें विकर्ण के अलावा, जिसमें विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अलावा सभी अवयव जीरो हों, सभी अवयव जीरो यानी शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव जीरो हो, विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। दोस्तों विकर्ण तो आपको पता है ना, विकर्ण क्या होता है, जैसे ये हमारा वर्ग हो गया, ये हमारा वर्ग हो गया, तो ये जो ये तिरछी लाइन होती है यही हमारा विकर्ण होता है। ठीक ना, चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हो गया 1 0, अब 0 5 हो गया। ठीक है, इसमें विकर्ण क्या है, ये देखो विकर्ण, ये 0 हो गया, और ये विकर्ण क्या है, 1 0 नहीं है, यानी विकर्ण के अलावा और सभी 0 होना चाहिए, सभी 0 है, ये विकर्ण को छोड़कर सभी 0 है। ठीक है ना, ये विकर्ण आव्यूह है। अब जैसे इसमें एक और देख लेता हूँ, 4 0 0 0 5 0 0 0 8। ठीक है, अब इसमें देखो सभी विकर्ण, ये हमारा विकर्ण है, देखो ये विकर्ण आ रहा है, ये विकर्ण, इसके सिवा सभी तो 0 है ना, तो ये हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखना, विकर्ण आव्यूह पता हो गया ना कि किसे कहते हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा पे आता है अदिश अवयव, अदिश, ठीक ना, अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह क्या होता है दोस्तों, यदि विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो अदिश आव्यूह कहलाता है, यानी विकर्ण के सभी अवयव, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो अदिश आव्यूह कहलाता है। दोस्तों वो जो विकर्ण आव्यूह से ये अदिश आव्यूह डिफरेंस नहीं है, तो क्या करोगे, यहाँ देखो ये विकर्ण, ये हमारा विकर्ण है, तो ये 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, जैसे ये 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 है। ठीक है ना, ये विकर्ण ये समान होना चाहिए, तो ये हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, समझ में आया ना, यानी एक समान होना चाहिए। जैसे हो गया 3 0 0 3। ठीक है, अब देखो विकर्ण समान है ना, ये हमारा क्या होगा, विकर्ण
अदिश आव्यूह कहलाता है। जैसे हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 गुणे 3। अब देखो इसमें क्या है, एक एक समान है, विकर्ण के सारे अवयव समान है, तो एक क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं 6। अब 6 के बाद आता है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह सबसे इम्पोर्टेंट। दोस्तों इस आव्यूह का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देखते हैं। अब दोस्तों देखिए तत्समक आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव क्या हो, एक हो। ठीक ना, एक हो तो क्या कहलाता है, तत्समक आव्यूह कहलाता है। ठीक ना, हमेशा याद रखना। ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव, जिसके विकर्ण अवयव एक हो तो तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ना। तत्समक आव्यूह क्या होता है, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव एक हो, तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। जैसे अभी ऊपर बताया देखो, एक है, ये तत्समक आव्यूह है, इसका एक है ना, ये तत्समक। जैसे हो गया विकर्ण हो गया 0 1 1 0। अब देखो इसके विकर्ण, ये विकर्ण है ना, विकर्ण एक है तो एक क्या होगा, तत्समक आव्यूह कहलाता है। अब जैसे इसी को एग्जाम्पल दे दो, ये देखो एक है, इसके विकर्ण क्या एक है, तो ये क्या कहलाता है, तत्समक आव्यूह। समझ में आ गया तत्समक किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद सातवां नंबर पे देखिए शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए शून्य आव्यूह, जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे जिस आव्यूह के सभी अवयव यानी जिस आव्यूह के सभी अवयव 0 हो तो क्या कहलाते हैं, शून्य आव्यूह कहलाते हैं। यानी शून्य आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता हो गया शून्य आव्यूह। देखिए अब ये हमारा 0 0 0 0 ये आव्यूह है, तो 2 गुणे 2 का आव्यूह है। ये क्या है, सभी शून्य है। 0 0 0 0 0 0 ये क्या है, शून्य है। तो क्या होगा 2 गुणे 3, तो ये क्या है, शून्य आव्यूह। ठीक है दोस्तों, आपको पता हो गया आव्यूह कितने प्रकार का होता है और उसके प्रकार, उसके परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को उसके प्रकार और उसकी परिभाषा और उसके आधार। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आव्यूह पर संक्रियाएं, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग करके सिखाएंगे। यानी बहुत अच्छी टॉपिक होने वाली है दोस्तों। इसके बाद आज के लिए बस इतना ही। तब तक कहेंगे दोस्तों, जय हिंद।